आज हम लास्ट के बचे हुए क्वेश्चन सैंपल पेपर 9th क्लास के साइंस के क्वेश्चन करेंगे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। 33 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक 8000 किलोग्राम इंजन, एक इंजन है, ये क्या है, इंजन पुल अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। ये इंजन जो है क्या कर रहे हैं, 5 डब्बों को खींच रहे हैं। 2, 3, 4 एंड 5। 5 वैगन है। वैगन 1, वैगन 2, वैगन 3, वैगन 4 और वैगन 5। 5 वैगन को खींच रहे हैं, 5 डब्बे हैं। और हर वैगन का मास कितना है, इसका इंजन का मास कितना है, 8000 किलोग्राम। ये इंजन का मास है और वैगन का मास, एक वैगन का मास 2000 किलोग्राम है। मीन्स 2000 इसका है, 2000 इसका है, 2000 इसका, 2000 इसका, 2000 का। मीन्स ईच वैगन हैज मास इज इक्वल टू 2000 किलोग्राम ईच। एक वैगन का मास 2000 किलोग्राम है। हॉरिजॉन्टल ट्रैक, एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक में ये मूव कर रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक में मूव कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक में मूव कर रहे हैं। इफ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स, अब इसमें इंजन ने कितना फोर्स लगाया, 4000। कितना लगाया, 4000 न्यूटन। इफ इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 4000, ये हमारे पास ईच है, ये आपको पता लग गया। ईच फोर्स इज, सॉरी, ईच मास इज 2000 किलोग्राम। ये फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन। मींस इंजन ने 40,000 न्यूटन का फोर्स लगाया, खींचने, इसको खींच रहा है इंजन, इनको खींच रहा है, तो कितना फोर्स लगा रहा है, 40,000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। एंड द ट्रैक ऑफर द फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अपोजिट फोर्स, नेगेटिव फोर्स। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट में कितना लगा रहा है, 5000 न्यूटन। 5000 न्यूटन, इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में है, और फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। और ये क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन। इंजन ने फोर्स लगाया है इन 5 वैगन को खींचने के लिए। तो इसका मतलब कैलकुलेट द नेक्स्ट एक्सक्लरेटिंग फोर्स। तो मेरे पास टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन, टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन कितना है, वो मेरे पास है कितना, 40,000 न्यूटन। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू कितना है, 5000 न्यूटन। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, माइनस में होता है, हमेशा अपोजिट होता है। तो नेट फोर्स, नेट एक्सक्लरेटिंग फोर्स, नेट एक्सक्लरेटिंग फोर्स, तो नेट एक्सक्लरेटिंग फोर्स क्या है, वो हमारा क्या है, 40,000 हमारा टोटल फोर्स है, माइनस 5000 हमारा कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो कितना फोर्स हो गया, 35,000 न्यूटन। इसका मतलब 35,000 जो न्यूटन है, दैट इज द नेक्स्ट एक्सक्लरेटिंग फोर्स। ये क्या है, टोटल जो एग्जैक्ट है वो फोर्स एक्सर्टेड बाय to move the engine by the engine after reducing the frictional force। उसके बाद कह रहा है कि एक्सलेशन ऑफ द ट्रेन, ये हमारे पास नेट फोर्स आ गया। नेट फोर्स कितना है, 35,000। उसके बाद ये पूछ रहा है कि एक्सलेशन, एक्सलेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन में मास, फोर्स अपॉन में मास। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ हमारे आ गया, नेट फोर्स आ गया हमारे पास 35,000। नेट फोर्स इज इक्वल टू 35,000। तो हम यहां लिखेंगे नेट फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 35,000 न्यूटन। नेट फोर्स 35,000 न्यूटन। अब कह रहा है कि मास ऑफ द ट्रेन, मास ऑफ ट्रेन, मास ऑफ ट्रेन, ट्रेन का मास क्या होगा। अब ट्रेन हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 वैगन है, और एक क्या है, इंजन। तो इसका मतलब मास ऑफ इंजन, मास ऑफ इंजन प्लस में मास ऑफ इंजन प्लस 5 इंटू मास ऑफ वैगन, वन वैगन, यही है, इंटू में मास ऑफ वन वैगन। तो इसका मतलब मास ऑफ इंजन हमारे पास कितना है, 8000 किलोग्राम, प्लस में 5 इंटू एक वैगन का मास 2000। तो कितना आएगा, 8000
प्लस में 10,000, ये भी क्या है किलोग्राम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18,000 किलोग्राम। ये क्या आ गया मास ऑफ ट्रेन एम आ गया। तो इसका मतलब एफ इज इक्वल टू एम ए, तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू एफ अपॉन में एम आ जाएगा। और ए इज इक्वल टू एफ कितना हमारे पास 35,000, कितना है 35,000 अपॉन में 18,000, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 35 अपॉन में 18 क्या आएगा 1.9, 35 को 18 से करेंगे तो 18 1 जा 18, 1.94, 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, मतलब जो ट्रेन की एक्सेलरेशन है वो क्या आएगी 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 1.94 एम एस माइनस टू, ये भी क्या नाम है यूनिट है जो हम नेगेटिव में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसके बाद एक पॉइंट और पूछ रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय वैगन वन ऑन वैगन टू, इसका मतलब वैगन वन का वैगन टू पर क्या फोर्स होगा, तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे इसमें एक्सेलरेशन, हमारे को पता है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन 1.94, तो इसका मतलब एक वैगन का फोर्स दूसरे वैगन पर कितना होगा, तो फार्मूला वही एफ इज इक्वल टू एम ए। अब इसमें एम क्या लेंगे, एम हम लेंगे, अब यहाँ पर क्या हमारे पास एक वैगन ये है वैगन वन, वैगन वन, ये वैगन वन है, और ये क्या हमने ले लिया वैगन टू, इसका मतलब इसका फोर्स इस पर जितना फोर्स W1 वैगन वन लगा रहा है W2 पर, जब W2 पर लगा रहा है तो इसका मतलब चारों वैगन पर फोर्स एग्जर्ट होगा, इसका मतलब इसको फोर्स इस पर जितना लग रहा है, इसका मतलब ये इस पर फोर्स लगा रहे हैं, वैगन वन का फोर्स वैगन टू पर और वैगन टू का फोर्स वैगन वन पर, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो इसका मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय वैगन वन ऑन वैगन टू, तो इसमें क्या होगा मास लेंगे, क्या लेंगे मास, मास कितना मास ऑफ वैगन, इसका मतलब किसका चार वैगन का, एक वैगन बाकी चार वैगन पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो किन पर लगा रहा है चार वैगन को खींच रहा है, तो इनका मास क्या होगा मास ऑफ फोर वैगन, मास ऑफ वैगन टू मीन्स दो तीन चार पांच, तो ये क्या आएगा किन इनको खींच रहा है, तो W2 W3 W4 W5, तो फोर इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, फोर इंटू 2,000, क्योंकि W मास ऑफ W वैगन टू में हमारा क्या हो जाएगा W1 W2 W3 W4 और W5, पांचों वैगन आ जाएंगे, ये हमारे W2 में गिने जाएंगे और ये हमारा W1 में गिना जाएगा, W2 में चारों के चारों काउंट होंगे, तो कितना आएगा हमारे पास 8,000 किलोग्राम। तो निकालना क्या है ए कितना है मेरे पास 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, निकालना क्या है एफ इज इक्वल टू एम ए, एम कितना है 8,000 इंटू में 1.94, तो कितना आ गया, ये कटेगा तो ये क्या आएगा जीरो, तीन, वन पॉइंट कितना आएगा मेरे पास 15520, 15,520 क्या न्यूटन, इसका मतलब कितना फोर्स, इसका मतलब फोर्स वन वैगन का दूसरे के ऊपर F12, फोर्स एक्सर्टेड बाय वैगन वन ऑन वैगन टू, और वैगन टू में क्या हो गया, इसका मतलब वैगन वन ने इनके ऊपर फोर्स लगाया, किन के ऊपर इन चारों को खींचा, इन चारों का मतलब चारों वैगन का मास 8,000, और एक्सकलेशन इसका एक्सकलेशन ट्रेन का 1.94 है, तो मास फोर्स क्या हो गया 15,520 न्यूटन, ये हमारा हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय वैगन वन ऑन वैगन टू। अब मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 35, इसका ये और वाला है किसका, और दिस इज और क्वेश्चन, व्हाट इज फोर्स, आपको पता है कब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या रखते हैं, या तो पुश करते हैं तो मोशन में आता है, और जब ये फोर्स पुश हो गया, अगर हम इसको पुल करते हैं तो डायरेक्शन हो जाती है, ये हो गया पुल, तो जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट किस में आता है मोशन में आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं फोर्स, तो पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स। एग्जांपल ओपन द डोर, पुल किया ओपन द डोर, या पुश किया ओपन द डोर, दरवाजा खुला या दरवाजा बंद हुआ कब, ओपन डोर को ओपन करने के बाद। द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स डज नॉट, उसने पूछा है कि एक्सप्लेन एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट
और एब्सोल्यूट यूनिट क्या है? एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है? Absolute unit of force does not depend on the value of acceleration ड्यू टू द ग्रेविटी। जो एब्सोल्यूट है यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट फोर्स की, यूनिट ऑफ फोर्स, अगर एब्सोल्यूट यूनिट लेते हैं फोर्स की, एब्सोल्यूट यूनिट लेते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स कभी भी ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करती, कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड नहीं करती। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स हमेशा यूनिवर्स में सेम रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन। इट डज नॉट डिपेंड, जो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स है जिसे हम न्यूटन बोलते हैं, ये कभी क्या होती है? हमेशा सेम रहती है, इसकी यूनिट हमेशा सेम रहती है और ये मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स हमेशा जी पर डिपेंड करती है, और जैसे जैसे वैल्यू ऑफ जी चेंज होता है तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिट भी चेंज होगा। इसलिए इसकी यूनिट किस में लेते हैं? किलोग्राम वेट में लेते हैं, इसको हम न्यूटन में नहीं लेते। और जबकि 1 किलोग्राम वेट जो है हमारा 9.8 न्यूटन के बराबर है। इसका मतलब 1 किलोग्राम वेट मीन ग्रेविटेशनल यूनिट जो है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 9.8 इंटू में एब्सोल्यूट यूनिट, इंटू में एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। तो ये क्या होगा? 9.8 टाइम हो जाएगा। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ जी एंड विच इज डिफरेंट एट द डिफरेंट प्लेस। जब जी चेंज होगा तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स भी चेंज होगा। और ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो किलोग्राम वेट है, और 1 किलोग्राम वेट मीन एक ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 9.8 इंटू में एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स के बराबर है। ये रिलेशन है बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल जो टिश्यू है वो हमारा क्या? प्रोटेक्टिव टिश्यू है, और वो क्या करता है? यानी कि मतलब आउटर मोस्ट लेयर पर ज्यादा प्रेजेंट होता है, किसी भी ऑर्गन के आउटर मोस्ट लेयर पर। वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, और हमारा क्या? ड्रॉ द ईच डायग्राम ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, और जितने टाइप के उनके डायग्राम बनाने। जैसे पहले क्या होता है? स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियल, पहले स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। हमारे जो टिश्यू क्या है? पहला सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, और क्या है? कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू, कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू जिसे हम सिलेटेड बोलते हैं। इसका मतलब इसमें सिलेटेड है। क्यूबॉइडल जो क्यूब की शेप में होता है और जिसकी स्ट्रेंथ कंपेरेटिवली क्या होती है? काफी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब पहले क्या करा है? There are different types: simple squamous tissue, stratified squamous epithelial tissue, columnar column की शेप में, cuboidal cuboid की शेप में। There are the uh, four type of epithelial tissue। पहला हमारा आ रहा है simple squamous epithelial tissue। simple squamous epithelial tissue जिसका डायग्राम क्या है हमारे पास? ये है। इसमें क्या कह रहा है? दे आर प्रेजेंट इन द सेल लाइनिंग ब्लड वेसल्स। ये कहाँ ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं? ब्लड वेसल्स में। किसमें? ब्लड वेसल्स में, या एल्यूअली में। एल्यूअली में मीन्स जहाँ बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैस विल टेक प्लेस। बैलून लाइक स्ट्रक्चर मीन्स जहाँ पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, और वो कहाँ होता है? लंग्स के एल्वेली पार्ट में, जहाँ पर वेयर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस अकर, जहाँ पर सब्सटेंस का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना थ्रू द सेमी परमेबल सरफेस। एक परमेबल सरफेस होना चाहिए जो सिलेक्टिव सब्सटेंस को अंदर बाहर जाने देता है, और एक तरह से क्या है? फ्लैट है। इट डज नॉट टू मच हाइट। ये क्या है? बिल्कुल फ्लैट है। और ये सारे क्या है? इसके न्यूक्लियस। इसका मतलब इट इज अ सिंपल फ्लैट काइंड, इट इज सिंपल काइंड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा हमारा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड ये है जिसमें सेल जो है अरेंज है एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, एक लेयर फिर दूसरी लेयर फिर तीसरी लेयर, एक लेयर के ऊपर एक लेयर है, जो सेल को वेयर एंड टेयर से बचाता है, घिसने से, खराब होने से बचाता है। इसके बाद हमारा है कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहा है? वेयर द एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। ये कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू वहां पर प्रेजेंट होते हैं जहां पर एब्जॉर्प्शन होता है, फूड एब्जॉर्ब होता है या लिक्विड एब्जॉर्ब होता है, या कुछ एक्स सेक्रेशन मींस कुछ एंजाइम सेक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं, वहां पर ये प्रेजेंट होता है। इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
फूड एब्जॉर्ब होता है इन द सोल्यूबल फॉर्म में। क्या होता है, फूड क्या होता है इसमें एब्जॉर्ब होता है। एंड दीज आर टॉल एपिथेलियल टिश्यू। कॉलम है तो कॉलमिनर कॉलम किस टाइम पे होंगे, हाइट क्या होगी कंपेरेटिवली ज्यादा होगी। और जहां पर एब्जॉर्प्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जहां एक्सचेंज ऑफ गैस है, रेस्पायर करता है ऑक्सीजन को, गैसेस को, तो वहां पर कॉलमिनर जो एपिथेलियल टिश्यू है उसमें क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। क्या होते हैं, सीलिया। और सीलिया क्या है, दैट इज द हेयर लाइक या थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन, मीन्स छोटे छोटे से क्या होते हैं, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। और किसके सरफेस पर, एपिथेलियल टिश्यू पर छोटे छोटे प्रोजेक्शन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम सीलिया बोलते हैं। सीलिया क्या है, दीज आर द थ्रेड लाइक और हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बहुत पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द, किसके, एपिथेलियल सेल के, एपिथेलियल सेल के टिश्यू के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम सीलिया बोलते हैं। ये सीलिया जो है हेल्प करती हैं मूवमेंट में, किसकी मूवमेंट में, मूव, एंड देयर मूवमेंट पुश द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो म्यूकस होता है, सेमी सॉलिड होता है, उसको क्या करता है, नीचे, उसको नीचे की तरफ पास करने की कोशिश करता है। उसकी जो मूवमेंट होती है म्यूकस की, वो केवल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस की, किसकी प्रेजेंस से, सीलिया की प्रेजेंस से। अगर सीलिया नहीं होगा तो इसका मतलब म्यूकस फॉरवर्ड नहीं होगा। तो इसका मतलब सीलिया हेल्प टू मूव द म्यूकस है। सीलिया जो है म्यूकस को मूव करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक में। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू को हम सीलेटेड कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। लास्ट हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल जो क्यूब की शेप में होता है, क्यूब की शेप में होने का मतलब क्या है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, मजबूती देता है। और ये कहाँ मजबूती है, जहां पर क्या नाम है, इनर लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूबल्स और डक्ट ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड्स में। इनर लाइनिंग किडनी ट्यूबल्स, किडनी के जो है ट्यूबल्स में, उसके इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। और जिसमें क्या होता है, एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। डक्ट ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड्स, स्लेवरी ग्लैंड्स के डक्ट पर, जहां पर क्या होती है, मजबूती चाहिए होती है, स्लेवरी ग्लैंड्स के डक्ट में प्रेजेंट होता है, जहां मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत होती है क्योंकि स्ट्रेंथ चाहिए ज्यादा। सम टाइम अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म। कुछ कभी कभी कुछ एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, फोल्ड होते हैं इनवर्ड, अंदर से क्या होते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। और उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे मल्टीसेलुलर ग्लैंड फॉर्म होते हैं। और जिन्हें जो क्या करते हैं, कुछ सेक्रीट करते हैं, सेक्रेशन ऑफ सम एंजाइम्स, कुछ सेक्रीट, लिक्विड सेक्रेट करते हैं, उनको हम, उन टाइप के एपिथेलियल टिश्यू को हम ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। क्यूबॉइडल प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और इसका जो इनर हैबिट है वो फोल्ड होता है, जिससे क्या होता है, जो ग्लैंड होते हैं क्या होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड बन जाते हैं जो रिलीज करते हैं, कुछ सेक्रेशन रिलीज करते हैं। और साथ में ये प्रेजेंट कहाँ होता है, इनर लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूबल्स के में और सिलेवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। इसके बाद ये कह रहा है कि कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ यूनिट मास ऑफ जेड सॉल्यूशन। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ जेड का मतलब है सम ऑफ द ऑल atoms present in the formula unit. Formula unit mass means sum of all the atoms in a given formula unit. formula यूनिट में जितने भी हमारे एटम हैं उनके जितना भी मास है उन सब मास का सम को हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास। जैसे क्या पूछा है, जेड एन ओ। जेड एन ओ का मतलब क्या है, मास ऑफ किसका, जेड एन एटम। और कितने जेड एन एटम है, 1 इंटू, प्लस में ऑक्सीजन के कितने एटम है, एक एटम है, तो 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो मेरे पास क्या आएगा, जेड एन का मास कितना है, 65 यू, प्लस में 1 इंटू, ये भी 1 इंटू, क्या आएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है, थर्ड, ऑक्सीजन का 19 लिखा है, इसमें होना चाहिए ऑक्सीजन का 16। ऑक्सीजन का कितना है, 16, ऑक्सीजन का मास 16। तो इसमें ऑक्सीजन का मास कितना है, 16। तो क्या आएगा हमारे पास, 65 इंटू 1, 65 प्लस में 16 इज इक्वल टू 81 यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, Na2O, मास ऑफ Na2O, इसका मतलब मास ऑफ किसका, Na2O, इसका मतलब सोडियम के कितने एटम है इसमें, दो, तो 2 इंटू मास ऑफ क्या, Na एटम, सोडियम एटम, प्लस में 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इज इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ सोडियम एटम, सोडियम का मास 23, 23 प्लस में 1 इंटू 16, 23 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा,
46 प्लस में 16, 46 प्लस में 16, 62 यूनिट। ये क्या आएगा, Na2O का मास हो जाएगा। फिर क्या करें, K2CO3, तो मास ऑफ K2CO3, K2CO3, मास ऑफ K2CO3, तो मास ऑफ K2CO3, और इसमें क्या आएगा, K2 मीन्स 2 इंटू मास ऑफ K एटम, प्लस में कार्बन कितना है, एक, 1 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम, प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं, 3, 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का मास कितना है, 39, 39 प्लस में 1 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन का एटम का मास 12, 1 इंटू 12 प्लस में मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन कितना एटम का मास कितना है, 3, 13, 16 ऐड कर देंगे। 2 को 39 से 78 प्लस में 12 प्लस में 48, तीनों को प्लस कर देंगे, 78 और प्लस में 12 और प्लस में 48, 8 और 2 10 और 8 18, एक 7 और एक 8 और एक 9 और 4 13, 138 यूनिट, 138 यूनिट ये आ जाएगा। ये हमारे किसका मास आ जाएगा, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, और ये क्या है, जिंक ऑक्साइड, ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड, ये क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसका और वाला पार्ट, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द कैथोड रे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे जो है वो क्या करती हैं, एक सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसे वेरीफाई करना है। तो कैथोड रे कहाँ से निकलती हैं, जो हमारी किससे, नेगेटिव एंड से निकलेंगी। और यहाँ पर क्या देखो, जब हम कैथोड रे, जब एक फ्लोरेसेंट सब्सटेंस जो लाइट रिलीज करेगी कैथोड रे में, इमर्ज लाइट, अगर उसके रास्ते में अगर हम कोई ओपैक ऑब्जेक्ट या कोई मेटल ऑब्जेक्ट रख देते हैं, अगर उस लाइट, कैथोड रे की लाइट उस ओपैक ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, तो वो क्या होता है, वो शैडो प्रोड्यूस करता है। अगर शैडो प्रोड्यूस करता है तो इसका मतलब कैथोड रे जो है दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, और उसके आसपास के एरिया में शैडो प्रोड्यूस नहीं होगा। उसके ऊपर और उसके नीचे क्या होगी, दे प्रोड्यूस लाइट। इसका मतलब जैसे ही वो किसी भी मेटल एंड से टकराएगी, टकराने के बाद उस मेटल एंड की क्या कर देगी, शैडो प्रोड्यूस करेगी। शैडो प्रोड्यूस का मतलब है इट travel in a straight line. Take a discharge tube coated with the fluorescent substance. Discharge ट्यूब लिया, जिसे फ्लोरेसेंट सब्सटेंस से क्या किया, उसको कवर कर दिया, कोटेड कर दिया। प्लेस एन ओपैक ऑब्जेक्ट, ओपैक ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया ऑन द पाथ ऑफ कैथोड रे, कैथोड रे के रास्ते में हमने क्या कहते हैं, क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट, एक मेटल एंड एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिया। कैथोड रे वर मेड टू पास थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब एंड डिस्चार्ज ग्लो। इसका मतलब कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब से निकलेंगी तो ऑटोमेटिक क्या होगी, ग्लो होंगी, और जैसे ही ये जो डिस्चार्ज, जो कैथोड रे हैं, इस ओपैक ऑब्जेक्ट से टकराएंगी, वेयर एज द कैथोड रे फॉल इन द रीजन ऑफ ओपैक ऑब्जेक्ट, ओपैक ऑब्जेक्ट के रीजन पर जैसे ही कैथोड रे पड़ेंगी, और वो क्या क्या प्रोड्यूस करेंगी, दे कास्ट शैडो ऑन द ओपैक ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट। जैसे ही ये क्या नाम है, ओपैक ऑब्जेक्ट से टकराएंगी, तो उस ओपैक ऑब्जेक्ट की क्या प्रोड्यूस करेंगी, परछाई प्रोड्यूस करेंगी। परछाई प्रोड्यूस होने से हमें ये पता लगेगा कि कैथोड रे हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होती है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 36, एंड नो क्वेश्चन विल बी एंड द क्वेश्चन फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चन। अब हम इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।